हेलो फ्रेंड्स। आज बाजार की चर्चा पर हम बात करें तो आज बाजार में क्या रुझान रहा वो तो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा ही। आज मैं आपके साथ ये भी चर्चा करने जा रहा हूं कि किस तरीके से आज फ्रोजन फूड वाली कंपनियां जो है तेजी के साथ काम करती हुई नजर आई। इसके अलावा कौन सा सेक्टर अब रुझान में रह सकता है, जिस तरीके से बाजार के अंदर अब नीचे से दोबारा से रीबाउंड हुआ है वो चर्चा करेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे जो बैंक्स ने डिपॉजिट्स के और जो एडवांसेस के डेटा जो हैं पेश किए हैं, स्पेशली जो है HDFC बैंक या इंडसइंड बैंक के बारे में अगर हम बात करें, या जो बाकी बैंक्स हैं वो भी इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करा रहे हैं, उन सब के ऊपर भी बात करते हुए नजर आएंगे। बाजार के अंदर ब्रॉडली देखा जाए तो लिक्विडिटी ड्रिवन रैली अभी भी कंटिन्यू है। यूएस के बाजार डाउ जोन्स को छोड़कर बाकी अगर नेस्डेक और S&P 500 अपने उच्चतम स्तर पर फ्राइडे को बंद हुए। आज हालांकि यूएस मार्केट क्लोज है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस ऊपर की तरफ $76 की तरफ जो है बने हुए हैं, जो हमारे लिए हाई बीटा सेगमेंट के लिए अच्छी खबर नहीं है। हमारे लिए जो है मटेरियल कॉस्ट बढ़ सकती है, बहुत सारी जो केमिकल इंडस्ट्रीज है उसके लिए। इसके अलावा इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आ सकता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट काटना आरबीआई के लिए जो है मुश्किल हो सकता है, तो जिसकी वजह से बैंकों पे दबाव रह सकता है। और बैंक्स जो कि मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ कि मेरे फेवरेट्स नहीं है इस समय पर, और बैंक्स के जो रिजल्ट्स हैं वो भी आज इसी तरफ इशारा करते हुए नजर आए। आज जो बैंक के निफ्टी इंडेक्स के अंदर बात करें तो रैली तो अच्छी देखने के लिए मिली, 400 पॉइंट से ज़्यादा की रैली बैंक निफ्टी स्टॉक्स में देखने के लिए मिली। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बैंक निफ्टी स्टॉक्स के अंदर जो रैली है ये वास्तव में शॉर्ट बिल्डअप करने के लिए जो है तैयार की गई है। यानी कि बाजार को हो सकता है कि कल बैंक निफ्टी 100-200 पॉइंट और ऊपर की तरफ, या हो सकता है 3500-500 तक की तरफ भी जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रैली है ये शायद शॉर्ट बिल्डअप करने के लिए तैयार की गई है, क्योंकि HDFC बैंक ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जो डी ग्रोथ दिखाई है एडवांसेस के अंदर, वो सीधा सीधा ये बता रही है कि प्रॉब्लम्स है ग्रोथ के अंदर। यानी कि इकोनॉमी के स्लो डाउन का जो इंडिकेशन है वो लोन ग्रोथ से नज़र आ सकता है आपको। इसके अलावा सिमिलरली डी ग्रोथ जो है आपको इंडसइंड बैंक के भी डी ग्रोथ पैरामीटर जो एडवांसेस के हैं उनसे भी देखने के लिए मिलती है। तो बैंकिंग के अंदर अब दूसरी जो है समस्या आ रही है ग्रोथ की। अगर लोन नहीं बटेंगे तो अल्टीमेटली जो टॉप लाइन है उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा, यानी कि जो इंटरेस्ट अर्निंग है उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। दूसरा, इंटरेस्ट के रेट्स नीचे की तरफ है, वो भी एक प्रेशर जो है दिखा सकते हैं। तो बैंक्स के अंदर मेन चीज़ है रेवेन्यूज़ आपको घटते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा टेक्नोलॉजी का फ़ायदा बैंकिंग सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा मिला है पिछले 2 साल के दौरान, और लॉकडाउन के बाद तो स्पेशली। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ उनको असेट्स क्वालिटी के जो कंसर्न्स है वो अभी भी बने हुए हैं, और आरबीआई इसकी तरफ जो है हमें सचेत कर रहा है। तो बैंकों के जो भी आज अगर इंडेक्स को देखें तो बहुत अच्छा किया, लेकिन जो डेटास को अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो डेटा बता रहे हैं कि बैंकों के अंदर लोन ग्रोथ जो है रुक गई है। और ये लोन ग्रोथ वास्तव में बैंक के डरने की वजह से है, क्योंकि बैंक अंदर से जानते हैं कि उनकी एनपीए की प्रॉब्लम कितनी घातक हो सकती है, जिसकी वजह से बैंकों ने लोन बांटने में जो है काफ़ी सतर्कता जो है या प्रूडेंस का जो है परिचय दिया है, जिसकी वजह से लोन ग्रोथ आपको देखने के लिए नहीं मिल रही है। हालांकि होम लोन ग्रोथ के अंदर जो है बैंक चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर वो लोन बांटें, तो वहाँ पर फिर भी ठीक है। और इसके अलावा गोल्ड लोन भी जो है उनके लिए सेफ्टी का जो है काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं इस सेगमेंट के अलावा दूसरे सेक्टर के ऊपर। जैसे कि आज आप देखते हैं कि एपेक्स फ्रोजन का शेयर जो है 20% के सर्किट पे बंद हुआ। वाटर बेस और जो इसी तरीके के वाटर बेस के शेयर्स में भी अच्छी तेजी थी। और हमारा जो फेवरेट, जो मैंने पिछले हफ्ते बात की थी कि क्योंकि एपेक्स फ्रोजन में जो है मैंने कहा था कि नई पोजीशन तो शायद नहीं, लेकिन नई पोजीशन अवंती फीड्स में बना सकते, तो अवंती फीड्स भी आज 12-13% की तेजी के साथ बंद हुआ, क्योंकि फंडामेंटल्स जो है एपेक्स फ्रोजन के सामने अवंती फीड्स के ज़्यादा मजबूत है। तो वो आज देखिएगा एपेक्स फ्रोजन जो है थोड़ा सा 2-3 दिन में पीछे से करेक्ट होकर आज 20% चलता हुआ नजर आया। अवंती फीड्स जो है अभी वीकनेस के साथ जो है काम नहीं कर रहा था। आज अवंती फीड्स ने भी 12-13% की तेज़ी दिखा दी। तो अवंती फीड्स ने पहले भी वीकनेस नहीं दिखाई और अब दोबारा से तेज़ी के रुख में जो है बना हुआ है। तो अभी सेगमेंट के अंदर मुझे लगता है कि अवंती फीड्स में हो सकता है कि एक बार प्रॉफिट बुक करना जो है, शायद अगर 5-10% और चलता है तो वहाँ पे शायद प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। एपेक्स फ्रोजन में भी सिमिलरली अगर 5-7% और चलता है तो आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल सकती है। अब बात करते हैं कि कौन सा सेगमेंट चल सकता है। तो अब देखिएगा, जिस सेगमेंट की बारी मुझे लगता है कि आ सकती है, मॉनसून की चीज़ें अगर आप कंसिडर करें तो मॉनसून का जो असर है वो किसके ऊपर आ सकता है। तो
तो मॉनसून का जो असर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा सीड कंपनीज़ के ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 3 कंपनियां मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इनमें एक अच्छा खासा रुझान आपको आने वाले समय में दिख सकता है। जिसमें पहली कंपनी मैं आपके साथ बात करूंगा कावेरी सीड्स की। तो कावेरी सीड्स के अंदर एक अच्छा रुझान आपको देखने के लिए मिल सकता है आगे चल के। इसके अलावा जो है एक नाथ बायोजीन्स नाम से कंपनी है, उसके अंदर एक अच्छा रुझान हो सकता है। उसके रिजल्ट भी अच्छे थे, रिजल्ट के बाद उसमें करेक्शन भी हो गई है, तो नीचे से बिल्डअप हो सकता है, हालांकि इनमें वॉल्यूम्स थोड़े कम होते हैं। इसके अलावा जेके ग्रुप की एक कंपनी जेके एग्री, तो उसके अंदर भी एक अच्छा रुझान हो सकता है। और इसके अलावा जो बाकी सीड्स कंपनी है वहाँ पर भी अच्छा रुझान हो सकता है। तो ये कुछ रुझान जो है हमें लगता है कि जो पॉजिटिव साइड में हो सकते हैं जिन शेयर्स के अंदर मैंने आपके साथ चर्चा की। और इनका जो है इन्फ्लेशनरी प्रेशर से भी ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल के प्राइस के साथ भी अगर हम देखें तो। इसके अलावा ये शेयर्स जो हैं मोर और लेस जो है 10 के आसपास की पी रेशो के साथ ट्रेड कर रहे हैं, और ये एग्री सेक्टर से रिलेट करते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी तीनों ही शेयर्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। और इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, जब अगले 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव रुझान जो है इस तरीके के शेयर्स में जो है देखने के लिए मिल सकता है। इसी सेक्टर की और कंपनीज़ पर भी आप नज़र रख सकते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि जो पेस्टिसाइड्स कंपनीज़ हैं वो भी अच्छा कर सकती हैं। हालांकि पेस्टिसाइड्स के अंदर जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो बढ़ सकती है, और जो पेस्टिसाइड्स कंपनीज ने अच्छा भी किया, और आज एक पेस्टिसाइड्स कंपनी की जो है लिस्टिंग भी आज हुई, और उसमें भी एक अच्छे जो है रुझान के साथ जो है लिस्टिंग हुई। हालांकि उसका जो बेनिफिट है वो मुझे लगता है कि जो बाकी पेस्टिसाइड्स बनाने वाली कंपनीज है उनको हो सकता है, क्योंकि अगर ये जो कंपनी अगर ये 30-35 की पी पर जो है ट्रेड करती हुई नजर आएगी, तो जो बाकी पेस्टिसाइड्स कंपनीज हैं जो लोअर वैल्यूएशंस पर हैं वो एक अच्छी जो है रिटर्न्स दे सकती है। और इस संदर्भ में मैं आपको बोलना चाहूँगा कि कंपनी मेग मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड जो है पेस्टिसाइड्स बिजनेस में, और अब अलग से वो पेस्टिसाइड्स और पिगमेंट के साथ जो है रीलिस्ट होने जा रही है, और उसको हमें उम्मीद है कि वो अभी सेबी की परमिशन जो है पेंडिंग है। हालांकि एक्सचेंज शायद हरी झंडी दिखा देंगे इस हफ्ते के दौरान, तो उसकी हमें उम्मीद है कि 20 तारीख के आसपास, 20 तारीख से 2-3 दिन पहले या 20 तारीख से 2-3 दिन बाद में जो है शायद उसकी रीलिस्टिंग हो सकती है। तो उस कंपनी को एक बड़ा बेनिफिट हो सकता है कि उस कंपनी की 8 रुपये के आसपास की जो ईपीएस है पूरे साल भर की है, और उसके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस भी उन्होंने बुक किया था डीमर्जर की वजह से। तो अगर आप उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को हटा दें तो करीबन 10 रुपये की ईपीएस है, और हम 10 को भी नहीं माने, हम केवल 8 रुपये की ईपीएस को ही अगर लें, तो वो शेयर्स अगर 20 के पी पर भी जो ट्रेड होता है तो 160 रुपये उसकी वैल्यू हो सकती है। डी लिस्टिंग के टाइम 138 रुपीज़ का भाव था। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर भी जो है इस तरीके की कंपनीज़ के लिए काफ़ी बेनिफिशियली जो है आउटकम्स निकल के आ रहे हैं। जिस तरीके से क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी ने जो 50 के पी पर आईपीओ लॉन्च किया, और उसमें मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा रुझान मिलेगा उसकी वजह से भी। उसके अलावा जो आईपीएल की लिस्टिंग हुई है, हालांकि आईपीएल में ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग जो है करना समझदारी थी, और लोगों ने किया भी, और ऐसा ही हमने एडवाइस भी किया था। तो हालांकि अभी भी देखिएगा, हो सकता है कि आईपीएल का शेयर इसी के आसपास जो है कंसोलिडेट करे, जिन प्राइस पे है 10-20 रुपये ऊपर और 10-20 रुपये नीचे। तो यहाँ पर जो है ध्यान आप रख सकते हैं कि इस तरीके की वजह से जो दूसरी कंपनी है पेस्टिसाइड से सेगमेंट में, वहाँ पर एक अच्छा रुझान आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो आप अपना खुद का एनालिसिस कर सकते हैं। तो उसमें और भी बहुत सारी कंपनी हैं, लेकिन मैं उन कंपनीज़ की नहीं बात कर रहा हूँ जो पहले से ही 40 से 50 के पी पर चल रही हैं। हालांकि कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज़ वो डिज़र्व भी करती हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पर आपको एक अच्छा रुझान वहाँ पर भी देखने के लिए मिले। तो ये जो सेगमेंट है, जो एग्रो बेस्ड जो सेगमेंट है, शायद उसके अंदर एक अच्छा रुझान आपको देखने के लिए मिलना चाहिए। ये मेरी जो है व्यक्तिगत राय है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आईपीएल का जो आईपीओ है, ये शायद मेग मनी जैसी कंपनीज़ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। अगर क्योंकि ये कंपनी अभी 30 से ऊपर के पी पर जो है अभी ट्रेड कर रही है, आईपीएल जैसी कंपनी। और ये वो कंपनियां हैं जिनका कोई प्रमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, मार्केट ने उनको जांचा परखा नहीं है। यानी कि सीधी सी बात ये कह सकते हैं हम कि जो नई दुल्हन है उसको ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, और जो पुरानी दुल्हन है जो घर का सारा काम भी कर रही है, डिविडेंड भी दे रही है, सबकी देखभाल भी कर रही है, उसको वैल्यूएशंस कम मिल रही है। और ये बाजार में केवल इस सेगमेंट में नहीं, बाकी सेगमेंट में जो अच्छी कंपनियां हैं, जो दिग्गज कंपनियां हैं, उनको वैल्यूएशंस कम मिल रही है। और जो अच्छे प्रमोटर्स हैं, रेगुलर डिविडेंड पे कर रहे हैं। जैसे भी केमिकल के अंदर ही हम बात करें तो क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी का जो आईपीओ आ रहा है वो बहुत बेहतरीन है, नो डाउट, बहुत अच्छी कंपनी है। लेकिन वैल्यूएशंस देखिएगा 50 की पी, और उसी के सामने अगर आप अतुल लिमिटेड को देखेंगे तो इतनी दिग्गज कंपनी, इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड, बहुत प्रमोटर का आप भरोसा देख सकते हैं। तो जिस तरीके से जो पुराने प्रमोटर्स हैं, पुरानी उनकी जो वैल्यू है, गुडविल है, बाजार उसको भाव नहीं दे रहा। बाजार आज नई दुल्हन के ऊपर जो है दाव लगा रहा है, जिसका अभी आपको पता नहीं कि किस तरीके की कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगी। तो ये ध्यान रखिएगा
तो ये आप मान सकते हैं कि बाज़ार के अंदर नई दुल्हन को जो है ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है, और जो जांची परखी है, जो सबकी हेल्प कर रही है, जो सास ससुर की भी देखभाल कर रही है, और जो घर की वैल्यूज़ को भी समझती है, भी उसको जो है वैल्यू नहीं मिल रही है। तो ये आप एक चीज़ देख सकते हैं कि आईपीओ के अंदर भी बहुत बेहतरीन आईपीओज़ आ रहे हैं, लेकिन वो आईपीओज़ जो हैं बाज़ार की जो एग्जिस्टेंस है, जिनके अंदर जिनकी लीडरशिप है, उनसे भी जो है ऊपर की वैल्यूशंस पर आ रहे हैं। तो मैंने, हालांकि मेरी अतुल लिमिटेड में कोई डायरेक्ट होल्डिंग नहीं है, मैं आपको डिस्क्लोजर में दे दूं, बट जैसे क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी का आईपीओ आ रहा है, वहीं पर अगर आप अतुल लिमिटेड को देखेंगे तो अतुल लिमिटेड क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी के सामने ज़्यादा दिग्गज है, ज़्यादा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, लेकिन वो शेयर 40 के पी पर मिल रहा है, और प्राइस टू बुक वैल्यू भी 10 के आसपास मिल रहा है, जबकि क्लीन साइंस 18 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर मिल रहा है, और पी भी जो है 48 के टाइम्स पर आ रही है, और उसके ऊपर भी प्रीमियम चल रहा है। तो ये बाजार है, बाजार में सब चीज़ें समझदारी से नहीं होती है, बाजार रैशनल नहीं होता, बाजार हमेशा इरेशनल होता है, ये बात आपको समझनी चाहिए। इसके बाद देखिएगा आज निफ्टी में क्या रहा। निफ्टी में 112 पॉइंट की तेज़ी, और काफ़ी दिनों से निफ्टी जूझ रहा था, एक टेक्निकल बाउंस बैक आना था, वो परसों आया। आज हमें लग रहा था कि एक बार ऊपर बाजार जाएगा तो सही, लेकिन सस्टेन नहीं करेगा। बाजार ने सस्टेनेबिलिटी दिखाई, तो बाजार के अंदर सस्टेनेबिलिटी तो थी, लेकिन जो सबसे खास बात है, बाजार के अंदर वॉल्यूम नहीं है, और ये विदाउट वॉल्यूम जब बाजार ऊपर की तरफ चलता है इंडेक्स, तो हमें ज़्यादा घबराहट होती है। ज़्यादा घबराहट इसलिए होती है कि विदाउट वॉल्यूम बाजार को तो ऊपर कर दिया जाता है, और वहाँ पर बड़े प्लेयर्स शॉर्ट्स पोजीशंस बना लेते हैं, और उसका असर जो है जब एक्सपायरी का लास्ट वीक होता है या एक्सपायरी के 8 या 10 दिन रहते हैं, तब जो है सामने आता है। अब देखिएगा आज किसने पूरा बाजार संभाला। आज बाजार संभाला फाइनेंशियल्स ने। बजाज फाइनेंस, आईसीआई बैंक, एचडीएफसी, तीनों दिग्गज जो है आगे कतार में खड़े हुए थे। उसके सामने खड़ा हुआ था रिलायंस। इन सब ने जो है बाजार को आज ऊपर की दिशा दी, और जिसकी वजह से स्मॉल और मिड कैप के अंदर आज दमदार जो है लोगों ने प्रॉफिट्स कमाए होंगे, और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ जो है वो स्मॉल और मिड कैप के शेयर्स जो है काम कर रहे थे, जबकि लार्ज कैप शेयर्स कम वॉल्यूम के साथ काम कर रहे हैं। एचडीएफसी लाइफ, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, ब्रिटेनिया और टीसीएस ये मंदी के साथ काम कर रहे थे। एडवांस डिक्लाइन रेशो क्या बता रही है? एडवांस डिक्लाइन रेशो बता रही है कि बाजार को आप कितना ही मजबूत कर लो, लेकिन एडवांसेस जितने सुबह थे शाम को उससे कम ही रहेंगे, और डिक्लाइन करने वाले शेयर जितने सुबह थे वो बढ़ के ही बंदे होंगे। ये बाजार के अंदर एक इनहेरेंट वीकनेस दिखाती है, बाजार के अंदर एक डर दिखाती है कि ऊपरी लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग कर लो। यानी कि ये बता रहे हैं कि जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं, जो अपने शेयर्स में प्रॉफिट ले चुके हैं, वो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में स्विच कर जाते हैं, और वहाँ पर जो रिटेल्स या भोले भाले इन्वेस्टर्स हैं उनके हाथ में शेयर छोड़ देते हैं। यानी कि जो शेयर्स आज चल रहे हैं वो 2 दिन चलेंगे, 3 दिन चलेंगे, वो लोग उस शेयर से निकल के दूसरे शेयर्स में शिफ्ट कर जाते हैं, और उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर उन शेयर्स को लेके बैठा रहता है, और जो स्मार्ट और एक्टिव ट्रेडर्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस भी हैं, जो एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं, वो दूसरे शेयर में शिफ्ट कर जाते हैं, और रिटेल इन्वेस्टर्स उस चलते हुए शेयर्स को पकड़ लेता है, और बाद में पता चलता है कि वो शेयर सुस्त हो गए और दूसरे शेयर चलने शुरू हो गए। तो इस तरीके का रुझान जो है इस एडवांस डिक्लाइन रेशियो से देखने से पता चलता है। हिंडाल्को, एनजीसी, टाटा स्टील, एसबीआई, कोल इंडिया, आइशर मोटर, एलएनटी सब 1% से ऊपर से तेजी थे। बहुत दिनों के बाद इंडेक्स का शेयर 3.8% की तेजी के साथ क्लोज हुआ हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़। तो ये आपको एक स्ट्रेंथ दे रहे हैं। गिरने वाले कोई भी शेयर्स 1% से ज़्यादा नहीं थे, केवल 2 को छोड़ के, एचडीएफसी लाइफ और टेक महिंद्रा। और इसके अलावा देखिएगा भारत पेट्रोलियम, डॉक्टर रेड्डीज, ब्रिटेनिया, एचसीएल टेक, ये सब जो है 1% से कम की कमजोरी के साथ काम करते हैं। आज का बेताज बादशाह बैंक निफ्टी 402 पॉइंट की रैली 1.16, और देखिएगा फिर 35,500 की तरफ जाता हुआ। वहाँ पे देखिएगा फिर बड़े प्लेयर्स अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे, अपना माल ऑफलोड कर देंगे, फिर बाजार जो है 34,700, 34,800 की तरफ आएंगे। सारे ऑप्शंस के प्रीमियम फिर दोबारा से खा लिए जाएंगे। तो शायद ऐसा देखने के लिए आपको मिले इस बार भी। और क्योंकि बैंकिंग के अंदर देखिएगा इनहेरेंट वीकनेस है, और जिस तरीके के डेटा पॉइंट्स अभी तक आ रहे हैं, तो बाजार शायद इंतजार करेगा जब तक एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट नहीं आएंगे। मुझे नहीं लगता कि बैंकिंग सेक्टर में कोई भी रैली शायद सस्टेन करेगी। हो सकता है कि हो कल और ऊपर जाए बाजार, और फिर वहाँ पर वो दोबारा से अपने शॉर्ट्स बनाते हुए नजर आए। बट जिस तरीके के डेटा बैंकिंग सेक्टर से आ रहे हैं, मुझे अभी भी बैंकिंग सेक्टर पे जो है कोई ज़्यादा बड़ा कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं वो सब रिस्क दिखा रही हैं। एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का रिस्क है आपके सामने, लोन बुक डी ग्रो हो गई है, जबकि आप टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे, तो टेक्नोलॉजी से शायद हम ये उम्मीद कर रहे थे कि लोन डी ग्रोथ नहीं होंगी, लोन डी ग्रोथ हो गई है।
इसके अलावा अभी भी एनपीए के जो रिस्क हैं वो आरबीआई गवर्नर तक बोल रहे हैं, तो वहाँ से भी जो है वो रिस्क बने हुए। तो इस सेक्टर पे अभी भी मुझे लगता है सेल ऑन हाई, यानी कि जब भी हाई जाए तो सेल ऑन राइज की जो है स्ट्रेटेजी बनेगी। तो हो सकता है कि जो कैंडल्स हैं वो दिखा रही हैं कि शायद एक बार बाजार फिर ये 35,500 के आसपास जाए, सुबह ओपन हो और फिर वहाँ से दोबारा से सेल शुरू हो जाए। HDFC बैंक, SBI, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, आज देखिएगा बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेज ने 2 शेयर्स के ऊपर बाइंग टारगेट दिए हैं, ट्रेडिंग कॉल्स दी हैं, एक SBI और एक एक्सिस बैंक। 2 शेयर्स के ऊपर जो है ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि इनके अंदर अच्छी तेज़ी जो है हो सकती है। तो आप देखिएगा वो जो आपके ब्रोकर्स ने जो कॉल दी आप उसके अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि वो भी केवल टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ही वो कॉल्स हैं, ना कि फंडामेंटल ग्राउंड्स पर। फेडरल बैंक, SBI, RBL बैंक, एक्सिस बैंक आज सब तेज़ी में थे और सबसे ज़्यादा तेज़ी के अंदर था आज फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक जो है अभी भी इन लेवल्स के ऊपर, पहले भी जब 2020 के अंदर करेक्शन हुई थी तो इन्हीं लेवल्स के ऊपर काफ़ी समय से जो है कंसोलिडेट किया था उसने, और अभी भी उन्हीं लेवल्स के आसपास घूमता हुआ। पुट कॉल रेशियोज़ की अगर हम बात करें तो 1.33 के ऊपर पुट कॉल रेशियो है निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी इसका मतलब अब न्यूट्रल हो गया है, तो ऊपर जैसे ही जाएगा तो करेक्शन की संभावना बनती है। तो जो आप देखते हैं 15,900 पे फिर रेजिस्टेंस आएगा, वहाँ पर अगर ये बाजार जाता है तो मुझे लगता है कि 15,900 फिर भी रेजिस्टेंस आएगा। बैंक निफ्टी 0.97। FIs ने क्या किया, FIs ने आज 338 करोड़ का माल बेचा, कुछ ज़्यादा सेलिंग थी नहीं। वहीं DIs ने 645 करोड़ की जो है बाइंग की। तो यहाँ से भी कोई इंप्रेसिव डेटा नहीं थे, लेकिन जो हमारा मिस्टर इंडिया है उसकी बाइंग के दम पर आप देख सकते हैं कि बाजार ऊपर चलता हुआ नजर आया। FIs ने देखिएगा इंडेक्स के अंदर भी सेलिंग की है 133 करोड़ की, लेकिन वहीं पर FIs ने स्टॉक फ्यूचर्स दब के खरीदे हैं 1370.49, ये उनकी बाइंग थी और उन्होंने थोड़ा सा वहाँ पे सेलिंग की और स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग की। तो स्टॉक फ्यूचर्स में लगातार बाइंग की वजह से आप देख सकते हैं कि एक बाइंग मोमेंटम बाजार में भी देखने के लिए मिला। देखिएगा अब सबसे खास बात है, इस हफ्ते की एक्सपायरी में एक सबसे खास बात देखनी है, 15,800 के ऊपर 36,000 कॉन्टैक्ट आज राइट किए गए और उनको मिला के 50,338। तो इसका मतलब है कि 15,800 एक बहुत ही जबरदस्त बेस बन गया है। उसके बाद 15,750 पे भी 23,136 कॉन्टैक्ट लिखे गए, 15,700 पे भी 28। इन सब कॉन्टैक्ट्स को मिला लें तो ये कॉन्टैक्ट करीबन 80,000 कॉन्टैक्ट बनते हैं। इतनी जबरदस्त जो है पुट राइटिंग की गई है, ये बहुत समय के बाद हुई है। इसका मतलब है कि बाजार को अब इस हफ्ते के दौरान 15,700 को तोड़ पाना आसान नहीं है, ना 15,800 को भी नीचे की तरफ। वहीं पर जो कॉल राइटिंग हुई है वो 16,000 पर हुई और केवल 58,000 कॉन्टैक्ट हैं। और पहली बार हमें ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि 16,000 वीक पड़ रहा है। इसका मतलब हो सकता है कि बाजार इस हफ्ते भी 16,000 की तैयारी कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आज तेज़ी देखने के लिए मिली उसकी तरफ ये इशारा कर रहा है कि मैं शायद 16,000 की तरफ चला जाऊं, क्योंकि आज कॉल राइटर्स इतने एग्रेसिव नहीं थे, क्योंकि 16,000 एब्सोल्यूट नंबर है, वहाँ पे 58,000 कॉन्टैक्ट है, जबकि 15,800 पे 50,000 कॉन्टैक्ट है। तो आप ये समझ सकते हैं कि एब्सोल्यूट नंबर पर भी उतने कॉन्टैक्ट ही लिखे गए हैं जितने 15,800 पे हैं। तो ये बताते हैं कि शायद अब आज जो रैली हुई वो शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ एक फुल ऑफ बाइंग भी कल आ सकती है। अब वो सस्टेन करेगी नहीं करेगी वो कल के डेटा देखने के बाद ही पता चलेगा। बट हालांकि कुछ समय के बाद ये बाज़ार थोड़ा सा तेज़ होता हुआ आपको नज़र आया और आज कॉल राइटर भी जो है बैकफुट पे नज़र आए। उसी तरीके से अगर आप बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो 35,000 के ऊपर देखिएगा 60,000 कॉन्टैक्ट हैं, 40,000 कॉन्टैक्ट जो है लिख दिए गए हैं। 35,500 पर आज 8,000 कॉन्टैक्ट लिखे गए हैं और 53,000 कॉन्टैक्ट हैं। तो ये भी यहाँ बता रहे हैं कि अब इस बार जो है 35,500 पे उतनी जबरदस्त कॉल राइटिंग नहीं हुई जैसे कि पहले हुई थी। तो ये हो सकता है कि यहाँ पर भी बियर्स थोड़े डरे हुए हैं और बुल्स ने आज जिस तरीके से पारी संभाली है तो ट्रेडिंग पैटर्न ये बता रहे हैं कि अब जो पुट राइटिंग दोबारा से जबरदस्त तरीके से होनी शुरू हो गई है तो बुल्स के अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इस तरीके की जो सारी जो भी एनालिसिस था ये हमने आज आपके साथ किया। तो आज की ये जो चर्चा है इसमें आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा, मेरे राय भी आपको समझ में आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।